In the last lecture we were discussing about the immune complex deposits. कुछ उसमें सर्कुलेटरी थे, ठीक है, कुछ हमारे पास इन सीटू थे, ठीक है, और कुछ हमारे पास एंटी जीबीएम थे, वही जो इसके अगेंस्ट बन रहे थे। ये दोनों जो थे ये इधर ही बन रहे थे, ये ब्लड सर्कुलेट होकर आ रहा था, ठीक है। कुछ दो और उसमें डिपॉजिट्स कैसे थे, कुछ सब एंडोथीलियल जा रहे थे, ठीक है, जैसे कि कुछ सब एंडोथीलियल जा रहे थे, ठीक है, कुछ सब एपिथीलियल जा रहे थे, सब एपिथीलियल सारे डिपॉजिट्स हैं, और कुछ जीबीएम डिपॉजिट्स थे, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास जीबीएम डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। ये भी आपके पास जो है ना सब एपिथीलियल डिपॉजिट्स हैं। फिर हमने यही शॉर्ट समरी इसकी कि मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन की जो इंजरी हो रही थी। एक तो ये था ना कि सबसे पहले तो ये था कि इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन सब एपिथेलियल्स थे, सब एंडोथेलियल थे और जीबीएम डिपॉजिट्स थे, ठीक है। और समटाइम ऐसा होता था कि फूड जो पोडोसाइट्स होते हैं ना, जो एपिथेलियल जो विजरल एपिथेलियम जो होती है जो ग्लोमेरुलस में, उसमें क्या होता है, उनकी अक्सर इंजरी हो जाती है। उसकी इंजरी में क्या होगा, या तो उस फूड प्रोसेस की इफेसमेंट हो जाएगी। अब इफेसमेंट क्या होता है, ये देखिए यहाँ आपके पास ये पूरे पोडोसाइट्स थे, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से पोडोसाइट्स खत्म हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एरिया में पोडोसाइट्स, इस पूरे एरिया में आपके पास पोडोसाइट्स नहीं, जब ये पूरे एरिया में पोडोसाइट्स नहीं है, ठीक है, तो आप कितना सिंपल है, कितना ईजी है, कोई भी चीज़ यहाँ पर है वो यहाँ से ईजिली क्रॉस होकर यहाँ पर जा सकती है, ईजिली जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर फूड प्रोसेस है ही नहीं, ठीक है। तो फूड प्रोसेस की इफेसमेंट होगी, यानी कि फूड प्रोसेस फ्लैट हो गए हैं या उस जगह से ख़त्म हो गए। या तो आपके कोई इंट्रिंसिक सेल्स होते हैं, जैसे कि आपके मेसेंजियल सेल्स वगैरह होते हैं। वो मेसेंजियल सेल्स जो होते हैं ना, अक्सर समटाइम्स वो आपके कुछ ऐसे साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ करते हैं जो आपके सेल्स को डैमेज कर देता है, यानी कि आपके जो जितने भी ग्लोमेरुलस है उसको डैमेज कर देगा। अब मेसेंजियल सेल्स कौन से वाले थे, ये वाले थे मेसेंजियल सेल्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये तो क्या है, सपोर्टिव सेल्स है। उसके बाद कहते हैं नेफ्रॉन लॉस। नेफ्रॉन लॉस में अपनी ईजी से याद रखना है कि नॉर्मली क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई किडनी है, ठीक है, और वो किडनी का या किडनी और ये वाला एरिया किडनी का डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये वाला एरिया जो होगा ना किडनी का, वो हाइपर फंक्शनिंग करने शुरू कर देगा। उसके ग्लोमेरुलाई इंक्रीज हो जाएगा, उसके ट्यूब्यूल्स वगैरह सारे वो क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा फंक्शन करने शुरू कर देंगे। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा कि वो वक्त के साथ साथ है ना ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, ग्लोमेरुलाई वगैरह डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी कुछ सर्टेन कॉजेज़ हैं जो ग्लोमेरुलाई की इंजरी की कुछ कॉजेज हैं, ठीक है। जीबीएम की नहीं, सिर्फ पूरे ग्लोमेरुलस में कि यार हमारे पास इम्यून मेडिटेट हो सकती है, पोडोसाइट की इंजरी हो सकती है, एंड्रोजिक सेल्स की वजह से हो सकती है, नेफ्रॉन लॉस की वजह से हो सकती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं डिसऑर्डर्स प्रेजेंटिंग विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। अब सबसे पहले आपको रिवाइंड करना होगा व्हाट वाज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये था कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिया था, आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आ रही थी, कितनी 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा आपकी बॉडी में मतलब आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रही थी, ठीक है। और इसकी वजह से एज अ रिजल्ट आपको क्या रहता है, हाइपोएल्बिनीमिया हो रहा है, यानी कि आपके जो बॉडी में एल्ब्यूमिन है उसका लेवल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो जितनी भी एल्ब्यूमिन है वो सारी आपकी यूरिन में एक्सक्रीट हो रही है, ठीक है। एक तो ये कॉज हो गया। और जब आपको पता है ना कि यूरिन जो होती है ना वो आपके ब्लड का ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करती है, यानी कि प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, आपने फिजियोलॉजी गाइटन में पढ़ा था कि ये ऐसा प्रेशर होता है जिसकी वजह से आपका जो फ्लूइड होता है वो आपकी ब्लड वेजल्स में रहता है, ठीक है। अब ये प्रोटीन्स नहीं है, ये एल्ब्यूमिन नहीं है, इसको लॉस हो चुका है आपका यूरिन में, ठीक है। और आपकी लिवर भी इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं कि वो एक्स्ट्रा सिंथेसाइज करे एल्ब्यूमिन। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होता है, एक तो हाइपोएल्बिनीमिया हो जाएगा और इसके बाद क्या होगा, जो आपका पूरा फ्लूइड जो होगा वो आपके पास कहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाएगा, वो फ्लूइड आपका इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, हमारे बॉडी के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जमा होने शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी का एडिमा हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे जनरलाइज्ड एडिमा, ठीक है। और कहते हैं कि हमारे पास जो समटाइम्स ऐसा होता है, कहते हैं कि लिपिड जो हमारे पास वो होती है ना लिवर लिवर क्या करता है, आपके पास एक्स्ट्रा सिंथेसाइज करने शुरू हो जाता है लिपिड्स, क्यों, क्योंकि कहते हैं कि चलो लिपिड्स वाला थोड़ी ब्लड में रहेंगी तो उसकी वजह से थोड़ा ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं, ठीक है। और जब से जैसे बात है, जब आपके ब्लड में लिपिड ज़्यादा होगा तो आपको लिपिड यूरिया होगा, ठीक है। ये नहीं कि ये एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ठीक है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम किन किन बीमारियों में होता है, ठीक है, कौन सी ऐसी किडनीज की बीमारी है जिनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, कौन सी ऐसी बीमारी है जिनमें नेफ्रेटिक सिंड्रोम होगा, अब हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले आप सिर्फ इनके नाम नोट करें, ठीक है। आप ज़्यादा मतलब प्रेशर ना लें, इनके सिर्फ नाम नोट करें कि ये क्या क्या नाम है, ठीक है। एक है मिनिमल चेंज डिजीज़, हर बीमारी का नाम में उसकी इटियोलॉजी छुपी हुई है, ठीक है, हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है मिनिमल चेंज डिजीज़। दूसरी है हमारे पास फोगल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। एक तो ये नाम है, इसको बोलते हैं FSGS, ठीक है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। चौथी हमारे पास मेम्ब्रेनो प्लोरेफरेटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, GN लिखते हैं इसको। और नेक्स्ट क्या आते हैं हमारे पास मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, और एक है C3 ग्लोमेरुलोपैथी, ठीक है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसका निमोनिक है M3F
सी, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि समटाइम्स ना जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारियाँ कॉज कर रहा होता है, जो मतलब ऐसी बीमारियाँ जिनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा होता है और ऐसी बीमारी जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, आप मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये निमोनिक क्या रखना है, M3FC। M3 क्या रहता है, मिनिमल चेंज डिजीज़ है, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव है और मेमोरियस नेफ्रोपैथी। M3 इसका आ गया, फोकस FSGS का आपके पास F आ गया और C3 ग्लोमेरुलोपैथी का C आ गया, ठीक है। तो M3FC जो है ना, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, ठीक है। पहले तो इनके नाम याद रख कर लें, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी एटियोलॉजी, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसके क्लिनिकल फीचर्स और इसके कॉजेज़, ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। हमने ऊपर जो पढ़ा है ना, किसी में पोडोसाइट इंजरी हो रही है, किसी में GBM डिपॉजिट्स हो रहे हैं, किसी में सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स हो रहे हैं, किसी में सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हो रहे हैं, वो सब हम एक एक में अलग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम सबसे पहले क्या है हमारे पास, मिनिमल चेंज डिजीज़, ठीक है। अब मिनिमल चेंज डिजीज़ में क्या होता है, मिनिमल चेंज यानी कि आपके ग्लोमेरुलाई में बहुत थोड़ा सा मामूली सा चेंज आया है, ठीक है। एक तो ये बात है, दूसरी बात मिनी से आप याद रखें बच्चे, ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये डिजीज़ सिर्फ बच्चों में होती है, ठीक है। और बच्चों में ये क्या कॉज करती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारी बीमारियां पढ़ रहे हैं जिनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसमें क्या होगा, बस नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा होगा, ठीक है। और ये चिल्ड्रन में होता है, और चिल्ड्रन कितने एज के होते हैं, 7 ईयर्स के ज़्यादातर चिल्ड्रन में ये हो रहा होता है, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है कि इसमें फूड प्रोसेस होते हैं ना, फूड प्रोसेस की इफेक्टमेंट हो जाती है कि फूड प्रोसेस वहाँ से लॉस हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जब फूड प्रोसेस लॉस हो गए, डैमेज हो गए, तो परमिएबिलिटी बढ़ गई, ग्लोमेरुलस की परमिएबिलिटी बढ़ गई। सारी चीज़ें कहाँ पे जा रही है, अब बाउमेन स्पेस में, यूरिनरी स्पेस पे जा रही है, वहाँ से कहाँ पे जा रही है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल और सारी कलेक्टिंग डक्ट से थ्रू पास होकर आउट होते हैं, यूरेटर से, ब्लैडर से आउट होकर यूरेथ्रा से आउट, यानी कि यूरिन में सारी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। और ये भी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ना, ये इम्यून मैकेनिज्म होता है आपकी बॉडी का, ठीक है। और आपकी बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज्म है वो समटाइम्स रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे हो सकता है कि सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हुए हों इसमें, ठीक है। मतलब कुछ ये कंफर्म नहीं है, पर ये पता है कि इस फूड प्रोसेस की जो होते हैं ना पोडोसाइट के, वो डैमेज हो जाते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी इफेक्टमेंट हो जाती है, वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट कहते हैं स्टीरॉइड्स, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा है कि इसका इम्यून मैकेनिज्म है इसकी इंजरी का कॉज ना, इसकी पैथोजेनेसिस में। क्यों? क्योंकि जब इम्यून मैकेनिज्म होता है, यानी कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होगी, ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करने के लिए ये स्टीरॉइड्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। तो कुछ लोगों को ये कहना है, कुछ थ्योरीज में यह आता है, रॉबिन्स में भी यही लिखा हुआ है, कुछ कन्फर्मिटी नहीं है कि ये जो है ना इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन है, ठीक है, इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, इसलिए स्टीरॉइड्स की वजह से जो स्टेरॉइड जब आप पेशेंट को दोगे ना, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आपने रीज़न याद रखना है कि जो मिनिमल चेंज डिजीज़ हैं वो स्टीरॉइड को रिस्पॉन्सिव हैं, ये बच्चों में होती है, पोडोसाइट जो होते हैं ना फूड प्रोसेस वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, ठीक है। और इसमें इसको मिनिमल चेंज कहते हैं कि इसमें ग्लोमेरुलाई में बहुत थोड़ा सा चेंज होता है कि आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस या नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आ जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फूड प्रोसेस की इफेक्टमेंट नजर आएगी, ठीक है। नॉर्मली कुछ भी डिपॉजिट्स वगैरह कुछ भी नहीं होते, ठीक है। इसमें देखो मॉर्फोलॉजी में कोई डिपॉजिट नहीं है, इसलिए कोई बड़ी डिजीज़ नहीं है, बच्चों में होती है और बच्चे इससे स्टेरॉइड लेके रिकवर भी हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसमें क्या, तो इसकी मॉर्फोलॉजी में आप याद रखें कि इसकी जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड से बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स एंड ट्यूब्यूल्स की जो सेल है ना, उसमें क्या बना होता है, लिपिड और प्रोटीन बने हुए। ये लिपिड और प्रोटीन कहाँ से है? क्यों? क्योंकि आपकी जो ग्लोमेरुलस है उसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। जैसे उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या हुआ कि जो प्रोटीन्स और लिपिड जो हैं वो क्रॉस हो गए और वो ट्यूब्यूल्स में चलेगी और ट्यूब्यूल्स की मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब होनी शुरू हो गई, जिससे उसकी जो सेल्स है ना उसके सेल्स में एब्जॉर्ब होनी शुरू हो गई। तो उसकी जब आप माइक्रोस्कोप में प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के सेल्स देखोगे तो वो आपको लिपिड लेडन एंड प्रोटीन लेडन मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।